हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेई मेंस अप्रैल 2025 में बाइनोमियल थ्योरम के जो सभी 12 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन बता देता हूँ कि ये देखो, ये क्वेश्चन 2019 में 20 में आया था, फिर बच्चों ये 25 के अंदर आया। तो ये नहीं है कि ये क्वेश्चन नया है या आपको कैलकुलेशन के बारे में पता नहीं है। ये बिल्कुल आसान कैलकुलेशन होती है। देखो, x+1 जो ऊपर वाली कैलकुलेशन है ना, ये इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं x की जगह बच्चों x की पावर 1/3 का क्यूब लिख देता हूँ, है ना, और डिनोमिनेटर सेम लिखते रहो। अब ये ऊपर क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता है। तो ये क्या होती है बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर। ए क्या है यहाँ पे, एक्स की पावर 1/3, इसका स्क्वेयर करोगे, प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 1/3। और इससे बच्चों देखो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या बच जाएगा, एक्स की पावर 1/3 प्लस में 1। पहली टर्म का आंसर आ गया। अब इस दूसरी टर्म को मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। x-1 अपॉन x माइनस रूट एक्स। देखो बच्चों, ऊपर वाले x को रूट एक्स का स्क्वायर लिख दो, है ना, ताकि मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकूँ। नीचे से रूट एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, रूट एक्स माइनस 1। ऊपर बच्चों फैक्टराइज कर दो, रूट एक्स माइनस 1 और रूट एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में तो क्या है, रूट एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स सेपरेट डिवाइड कर दो, 1+1/√x। तो सेकंड टर्म का आंसर ये आ गया, ठीक है। समझ गए मेरी बात, आप किस तरीके से करनी है कैलकुलेशन। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए, शॉर्टकट में हर बार आपको बताता हूँ बाइनोमियल में, कि ऐसी एक्सप्रेशन कभी भी आ जाए, देखो इस ए और बी से कंफ्यूज मत हुआ करो। जैसे मान लो ये आ गया एक्स की पावर 20 और प्लस 9/x की पावर 30, और इसकी पावर मान लो है बच्चों 60। इसमें मैं कहूँ कि आर निकालो आप, है ना। एम तो क्या होता है, अगर आपको निकालना हो मान लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम, तो वो वाला एम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन क्या होता है, एन तो होता है ये इंडेक्स, है ना। पी बच्चों होते हैं यहाँ पे जो पहली टर्म में जो एक्स की पावर है 20, और क्यू होता है बच्चों जो इस दूसरी टर्म में एक्स की पावर है, बट एक्स क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर में, मैंने हर बार आपको बताया ये, ठीक है। तो बस एम कुछ भी हो, एन पी यानी कि 1200 माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू। इस तरीके से बच्चों आप क्या निकालते हो, आर निकालते हो। और फिर आप ये बोलते हो ना कि अगर मान लो आपको एक्स की पावर एम का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ से जो भी आर आएगा उससे नेक्स्ट टर्म के अंदर बच्चों आपको क्या मिलेगा, वो एक्स की पावर एम मिल जाएगी, ठीक है। ये हम पहले सीख चुके हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इंडिपेंडेंट टर्म आपको बतानी है। इंडिपेंडेंट टर्म मतलब क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, या कह लो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, एक ही बात है। तो बच्चों इसकी कैलकुलेशन अभी मैंने आपको करके दिखाई थी। ये पूरी चीज़ क्या बनी थी, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, और ये पूरी चीज़ क्या बनी थी, 1+1/√x, ये बन गया, है ना। अब ये +1 -1 तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 1/3 और ये एक्स की पावर क्या होगी 1/2। अब बता दो इसके अंदर एन कितना हो गया, बताओ 10। पी कितना हो गया बच्चों 1/3, और क्यू कितना हो गया 1/2, और एम कितना है, एम देखो आपसे कांस्टेंट टर्म यानी एक्स की पावर 0, तो एम क्या हो गया 0। आर का फॉर्मूला लगा दो ना, क्या होता है एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू। 10 इंटू 1/3 अपॉन पी प्लस क्यू, यानी 1/3 प्लस 1/2, तो ये हो गया 10/3। नीचे 6 एलसीएम लोगे तो 5/6 आ गया। तो सिंप्लीफाई करोगे 10/3 इंटू 6/5 यानी कि 60/15, 4 आ गया बच्चों। आर अगर 4 आ गया तो फिर कांस्टेंट टर्म कौन सी है बताओ, T5। T5 इज द कांस्टेंट टर्म, है ना। इससे एक नेक्स्ट टर्म होती है बच्चों, T5 इज द कांस्टेंट टर्म। तो यानी कि आंसर आपको निकालना है, क्या आएगा आंसर, T5 आएगा। T5 कैसे निकालते हैं इस एक्सपेंशन के अंदर, 10C4। और आपको पता है जब कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म निकालने होते तो एक्स वगैरह नहीं लेते, सिर्फ उनके कोफिशिएंट लेते हैं ना, ये 1, और ये बच्चों कितना है -1, क्योंकि वो तो सारे के सारे कोफिशिएंट में इंक्लूड हो जाएंगे ना। तो बच्चों इसकी पावर कितनी आती है बताओ, 10 में से 4 गया 6, और इसकी पावर कितनी आती है 4। तो बस 10C4 अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। और 10C4 कितना होता है बच्चों 210, ऑप्शन नंबर 1 आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब बच्चों देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। आपको पता है ये तो एक बहुत छोटी सी एक्सपेंशन है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसको क्या कर दो, ओपन कर दो, है ना। 8C0 और 2 की पावर कितनी होगी 8, और √3 की पावर कितनी होगी बच्चों 0। देखना अब ये कितना आएगा 8C1, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 7, और √3 की पावर 1 हो जाएगी। अब आप खुद बताओ रैशनल कौन कौन सी लग रही है आपको। फर्स्ट टर्म रैशनल आएगी क्योंकि इसमें √3 की पावर क्या है 0। सेकंड टर्म रैशनल नहीं आएगी क्योंकि इसमें √3 इंक्लूड है ना। अब थर्ड टर्म क्या आएगी 8C2 और 2 की पावर 6, और √3 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 2। तो ये क्या आएगी फिर से रैशनल आएगी। तो यानी कि कौन कौन सी टर्म रैशनल आएगी बताओ, इसमें टोटल 9 टर्म होगी, रैशनल कौन कौन सी होगी, T3, T5, T7 और T9 बस। तो बच्चों
आपका जो आंसर है वो इन पांचों टर्म का क्या है, सम है। मैंने आपको निकाल के दिखा दिया यहाँ पे देखो, T1 T3 T5 T7 T9 ये रैशनल होगी और इन सभी को ऐड करना है, बस आपको आपका आंसर आ जाएगा। तो बस कैलकुलेशन करवा रहा है आपके लिए 4 नंबर के लिए, मतलब आपसे और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये बच्चों देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बताई हुई है, किसी एक्सपेंशन में अगर सारे कोफिशिएंट का सम निकालना हो तो उसमें वेरिएबल की जगह क्या पुट करते हैं, 1। तो ये कहता है n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इन दिस एक्सपेंशन इज 16। बच्चों नंबर्स जो होते हैं उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि सारे नंबर का सम कर दो और नंबर ऑफ टर्म से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एक बात बताओ, इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, ये बता सकते हो क्या? नंबर ऑफ टर्म्स मैंने बता रखा है ना, बाइनोमियल के अंदर जितना इंडेक्स होता है उससे एक ज्यादा, यानी कि 2n-2 होती है, समझ गए? अब आप मेरे को ये बताओ, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, इन सारे कोफिशिएंट का सम क्या होगा? x की जगह और y की जगह क्या लिख दूं मैं, 1 लिख दूं। तो यानी कि 2 की पावर कितना हो गया बच्चों, 2n-3। ये तो हो गया सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम। और ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है जिनका ये सम है ना, 2n-2। तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या हो गया बच्चों, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम है उसको नंबर ऑफ टर्म से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 2n-2 से डिवाइड कर दो। और क्वेश्चन में ये अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है बच्चों, आपको 16 दे रखा है। बस यहाँ से क्या कर लो, हिट एंड ट्रायल से n की वैल्यू निकाल लो, बस n की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। देखो 2 की पावर 2n-3 और ये कितना है 16, और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा n-1। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 5 हो गया ना ये मिला के, और n-1। इस 2 की पावर 5 को तो इधर ले आओ तो बच्चों नीचे आएगी, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी ना। तो ये 2 की पावर कितनी होगी, 2n-8 इक्वल टू n-1। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने का कोई एल्जेब्रिक मेथड नहीं हो सकता, बस हिट एंड ट्रायल से, है ना। हिट एंड ट्रायल से बच्चों n की वैल्यू देखो कम से कम 4 तो पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 इंटू 2 तभी तो 8 होगा। तो n की वैल्यू 4 पे तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, 5 पे पुट करके देखना। n को 5 पुट करो तो 5 2 जा 10, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, और 5-1 देखो आगे ना सेम, 4 इक्वल टू 4। तो यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5। अगर n आ गया तो आपको इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से बच्चों। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया कि किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन से, n को 5 डालो तो p पॉइंट क्या आ गया बोलो, p पॉइंट 5 2 जा 10, 10 में से बन गया 9, 5 डालेंगे तो क्या आएगा बताओ, n को 5 डालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और -5 4 जा 20, यानी p पॉइंट आ गया 9,4। अब आपको क्या करना है, इस 9,4 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए बच्चों, किससे, इस लाइन से, x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। पॉइंट की x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 है ना, ठीक है। पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही है, पॉइंट को पुट कर दो पहले तो, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 5/√2, 5/√2 बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्या हुआ, पॉइंट आ गया, n को 5 डालेंगे तो कितना आ गया, 5 2 जा 10 9, और 25 में से 20 गए, 25 में से 20 गए, रियली सॉरी 5 आएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा अपना, पॉइंट आ जाएगा 9,5, और इसकी डिस्टेंस निकाल दो इस लाइन से, x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 से। तो d कितनी आ जाएगी, 9 प्लस 5 माइनस 8 अपॉन √2, तो 6/√2, 6/√2 कितना होता है, 3√2, 3√2 बच्चों इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ जाएगा। अब ये देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, मैंने आपको शॉर्टकट बता रखे हैं इतनी बार, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म कह लो, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कह लो, या नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस कह लो, है ना, एक ही बात है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है बताओ, ये 1016 इंडेक्स लिख के और नीचे क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम लेते हैं 2 और 8 का, क्योंकि 5 और 7 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 और 8 का, और फिर +1 करते हैं। +1 कब करते हैं बताओ, +1 बच्चों मैंने बता रखा है तब करते हैं जब ये 1016 या तो 2 से डिवाइड हो जाए या 8 से, मतलब कम से कम 1 से तो डिवाइड होना चाहिए, है ना। 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 8 से भी हो रहा है, वैसे तो ना भी होता तो हमें कोई मतलब नहीं था, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म। 1016 इनका एलसीएम होता है बच्चों 8, और ये तो आई थिंक पूरा 8 से कट ही रहा है, तो फिर ये तो इंटीजर ही आ जाएगा ना, 8 1 जा, और कितने बच गए 2, 8 2 जा 8 7 जा +1, 128 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उसके बाद बच्चों देखो ये क्या है, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर मैं आपसे कहूं कि थर्ड टर्म निकालो, बट किससे, एंड से, थर्ड निकालो, फोर्थ निकालो, फिफ्थ निकालो, बट एंड से निकालनी होती है, तो उसका सीधा सीधा मैं फॉर्मूला आपको क्या बताता हूँ, आपको कोई भी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं होती। इसमें जो ये दो टर्म है ना T1 और T2,
इनका ऑर्डर चेंज कर दो, जो T1 है उसको T2 बना दो और जो T2 है बच्चों उसको T1 बना दो, और फिर इसके अंदर आप थर्ड टर्म निकाल दो फ्रॉम द बिगिनिंग, जो आप हमेशा से निकालते हो, ठीक है, और वही अपने क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। एंड से अगर आपको कोई टर्म बच्चों चाहिए तो इन दोनों टर्म्स जो बाइनोमियल की दो टर्म होती है इनका ऑर्डर चेंज करके लिख दो और उसमें बिगिनिंग से वो वाली टर्म निकाल दो और वही आपके क्वेश्चन का क्या होता है आंसर होता है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं पीछे, 22 में भी, 23 में, 24 में। इस एक्सपेंशन में 15th टर्म, ये 15th है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 15th टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब इनका रेशियो दे रखा है अपने को 1/6। तो एक बात बताओ ये है क्या एक्सपेंशन, सही करके लिखूं, 2 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/3 नीचे है तो ऊपर जाएगा 3 की पावर -1/3 हो जाएगा, है ना, इसकी पावर n। तो आप बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, T15 फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से जो 15 टर्म है, और बच्चों T15 है कहाँ से, एंड से, उनका दोनों का रेशियो अपने को 1/6 दे रखा है। तो बताओ स्टार्टिंग से 15th टर्म कैसे निकालते हो, NC14 ऐसे ही तो करते हो, और 2 की पावर 1/3 लिख दो और 3 की पावर -1/3 लिख दो, है ना, और पहली टर्म की पावर कितनी होती है n-14 और दूसरे की पावर कितनी होती है 14। अच्छा लास्ट से निकालना हो तो देखो ये NC14 तो आएगा, बस आपको क्या बता रखा है मैंने, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया करो, ये 3 की पावर -1/3 पहले लिख दो और 2 की पावर 1/3 बच्चों बाद में लिख दो, पावर तो वही n-14 और इसकी कितनी हो जाएगी 14। अब देखो, अब बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, है ना। अब मैं आपको इसको सोल्व करने की बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ ना हमेशा से, कि ये 1/6, 6 को क्या लिख दो 2 इंटू 3, तो ये 2 की पावर क्या होगी -1, 3 की पावर -1। तो इधर बच्चों राइट हैंड साइड में 2 की कितनी पावर है बताओ -1, तो यहाँ पे भी जितनी 2 की पावर होगी वो क्या होनी पड़ेगी -1 होनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो फिर वो 2 की पावर -1 आ पाएगा ना, क्योंकि बाकी कहीं से तो 2 आ ही नहीं रहा। तो देखो आप सिर्फ 2 वाली टर्म को कंसिडर किया करो, 3 वाली को मत करो, है ना, एक को कर लो चाहे किसी को कर लो, मेरे को आसान लग रही है बच्चों क्या 2 वाली। तो 2 की पावर कितनी बनेगी बताओ यहाँ पे टोटल n-14/3, और नीचे कितनी है 14/3, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी ना, और इधर क्या है बच्चों 2 की पावर -1। तो बस इन दोनों को इक्वेट करके पावर पावर को और n की वैल्यू निकल जाएगी बाय 3 -14 इक्वल टू -1। तो कितना आ गया बच्चों n-28 इक्वल टू -3, n की वैल्यू कितनी आ गई 25, n की वैल्यू आ गई 25, तो आपको निकालना क्या है NC3 निकालना है ना, NC3, तो 25C3 का आंसर कितना होगा बच्चों 25, 24, 23 और अपॉन 6, 3 का फैक्टोरियल, ये 4 पे कट गया, तो 100 इंटू 23 यानी कि 2300 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था बहुत। उसके बाद देखो रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत बार हम कर चुके हैं रिमाइंडर के, तो मैं इतने सारे अलग से मैंने कम से कम 40 मिनट की एक लेक्चर के अंदर वीडियो भी डाल रखी है ना PYQs के अंदर, अगर आपने सारी देखी है तो। इस पूरी टर्म को कहता है 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बचेगा। एक बात बताओ बच्चों 64 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है 1 बचता है ना, तो बस इस 64 की जगह पर क्या लिख सकते हैं रिमाइंडर लिख सकते हैं ना, तो 1 की पावर 64 और फिर इस पूरे की पावर 64, इस पे बच्चों रिमाइंडर निकाल दो जब इसको 7 से डिवाइड करें, और 1 की तो कितनी भी पावर करो 1 ही आएगा ना, तो 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। उसके बाद देखो बच्चों मैं आपको पहले ये बात बता चुका हूँ कि अगर किसी नंबर में आपको लास्ट के 2 डिजिट निकालने हो, मैं कहूँ कि जैसे 137 इसके लास्ट के 2 डिजिट बताओ, तो आप कहोगे सर ये रहा 37 आंसर आ गया। मैं कहूँ अगर आप इसके मेरे को लास्ट के 2 डिजिट बताओ, तो आप कहोगे 83 आंसर आ गया। तो बच्चों लास्ट के 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये भी रिमाइंडर का ही कॉन्सेप्ट है, अलग नहीं है। आप 137 को 100 से डिवाइड करो तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा 37 आएगा। आप 1383 को 100 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आएगा 83 आएगा। मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं ना बच्चों वो क्या होते हैं पता है, उस नंबर को 100 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है ना वही उसके क्या होते हैं लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। मैंने ये लिखा है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर n इट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 100। जैसे ये है इसके लास्ट के 2 डिजिट कितने बच्चों 38, और इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 38 ही तो रिमाइंडर आएगा। तो लास्ट 2 डिजिट का बच्चों ये कॉन्सेप्ट होता है कि गिवन नंबर को 100 से डिवाइड कर देना और रिमाइंडर निकाल लेना, वही आपके लास्ट के 2 डिजिट होंगे, ठीक है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। पहले तो आप लास्ट के 2 डिजिट निकालो, जैसे मान लो लास्ट के 2 डिजिट आ गए 79, है ना, तो 7 और 9 जो दोनों डिजिट है उनकी प्रोडक्ट करनी है 63, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले आप मेरे को ये बताओ आंसर क्या होगा। आप कहोगे सर रिमाइंडर होगा क्या जब इस बड़े से दिखने वाले नंबर को हम डिवाइड करेंगे किससे 100 से। अच्छा अब आपको पता है कि इस
बेस को छोटा कर सकते हो। अब मैंने रिमाइंडर में हमेशा बताया पावर के साथ कभी छेड़खानी नहीं करनी, बेस को छोटा कर सकते हो। कैसे छोटा कर सकते हो बताओ? बेस को 100 से डिवाइड करके और जो रिमाइंडर बचे ना वो रिमाइंडर लिख दिया करो आप, है ना 19। तो 19 की जगह आप सिर्फ 19 लिख सकते हो। पावर के साथ छेड़खानी कभी भी नहीं करनी। अब आप एक बात बताओ, मैंने रिमाइंडर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है, उसमें क्या बात बताई थी कि आपको ऐसा 19 की इतनी पावर रखनी है कि उसको 100 से डिवाइड करके या तो 1 बचे या -1, मतलब कि या तो 100 से एक कम या 100 से एक ज्यादा। रिमाइंडर या तो +1 बचे या -1। लेकिन बच्चों 19 है ना, एक बड़ा नंबर है। 19 का स्क्वायर तो मैं जानता हूँ 361 होता है ना, लेकिन जैसे क्यूब की बारी आएगी ना, जो मेरे को फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसलिए मुझे ये आइडिया नहीं लग रहा कि 19 की कितनी पावर मैं करूं कि वो या तो लास्ट में 1 बचाए या लास्ट में 99 बचाए, है ना, -1 रिमाइंडर के लिए। मुझे नहीं पता, हालांकि मुझे पता है 19 की पावर 5 होती है, मैंने कैलकुलेटर से करके देखी थी, उसमें लास्ट में 99 आ जाता है, बट आपको तो नहीं पता ना, इसलिए ये मेथड यहाँ पे वैलिड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अपना सिंपल जो बाइनोमियल थ्योरम का मेथड होता है, मैं 19 की पावर 1919 को ओपन कर लेता हूँ। 19 को लिख लो 20 - 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करो बच्चों, ओपन करो। मैं करना यही चाहता हूँ कि इसको 100 से डिवाइड करूंगा और क्या निकालूंगा, रिमाइंडर। तो मैं देख लेता हूँ कि ये नंबर है क्या, ठीक है, ये नंबर बहुत बड़ा है क्या, मैं ये देखता हूँ। खोलो, x - y की पावर ये करते हो तो क्या आएगा बताओ, दिस सी 0। पहली टर्म की पावर तो 19 119, और दूसरी टर्म की पावर क्या होती है 0, फिर प्लस 19 19c1, और इसकी पावर एक कम हो जाएगी और -1 की पावर क्या हो जाएगी 1। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ। ये बताओ, ये 20 की पावर 19 19 है, अगर 20 की पावर 2 भी होती, मान लो 20 को 2 बार आप मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में क्या आ गई बच्चों, 2 जीरो तो आ गई। मतलब कि लास्ट में बच्चों 2 जीरो तो आएगी ना। और इस नंबर को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा कट गया, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 0। मतलब मेरे को ऐसी टर्म तक लिखनी है जहां पे 100 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए। तो देखो, ये 20 की यानी कि कम से कम 2 पावर तो होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या हो जाएगा 400, और इसको मैं अगर 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो ये तो 20 की बहुत बड़ी पावर है, तो आपको तो 2 ही चाहिए बस, ठीक है। तो लिखते जाओ लिखते जाओ, 2 तक लिखो। अब आप एक बात बताओ मेरे को, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, 19 19 सी 1917 लिख देता हूँ, क्योंकि 20 की पावर इसमें से कम करके लिखना होता है ना। और -1 की पावर कितना है 1917। ये बताओ मेरे को, यहाँ तक इस टर्म के अंदर बच्चों क्या रिमाइंडर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ से भी रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, यहाँ से भी रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, यहाँ से भी रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। इनसे तो कुछ भी रिमाइंडर मिलने वाला है नहीं, क्यों, क्योंकि इनके लास्ट में सब में 2 जीरो है, मतलब कम से कम 2 जीरो है। तो ये सारी टर्म तो 100 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अभी और भी बाकी है, प्लस 19 19 सी ये लिख दिया। अब 19 19 सी 19 18 लिखूंगा, और ये कितना हो जाएगा, इसमें से एक कम और इसकी पावर 1918, और फिर प्लस 19 19 सी 19 19, और ये तो 0 हो जाएगी पावर, और इसकी पावर बच्चों ये हो जाएगी। कहने का मतलब बस मेरे को है ना, पता है क्या देखना है, सिर्फ मेरे को यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा इन दोनों टर्म से, क्योंकि पहली इससे पहले जितनी भी टर्म है वो 100 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी बच्चों, डिवाइड हो जाएगी। अब ये कितना है बताओ, ये चीज़ कितनी है, इनमें एक का गैप है, तो एक का गैप होता है तो आंसर ऊपर वाला आता है ना, ये आपको पता है भाई। जैसे मान लो 10c9 है तो आंसर क्या आता है 10, 8c7 है तो आंसर कितना आता है 8। अगर दोनों में एक का गैप होता है तो आंसर ऊपर वाला आता है, ठीक है। अच्छा, ये तो 20 है ही, और -1 की इवन पावर है तो क्या हो जाएगी +1। ये 1 होता है, -1 की ओड पावर है तो क्या हो जाएगी -1। तो ये कितना आ गया, 19 19 को 2 से करोगे 38 38 आ गया, 0 और 1 कम कर दो तो 38 और 3 80 में से बन गया 79। मेरे कहने का मतलब ये है कि बस इन दो टर्म से रिमाइंडर मिलेगा। अब आप रिमाइंडर निकाल लो, 38379 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो वो कितना आएगा बच्चों 79। तो लास्ट के दो डिजिट क्या हो गए पता है, लास्ट के दो डिजिट इस प्रोडक्ट के कितने हो गए बताओ 79। लेकिन 79 आंसर नहीं है, आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट टू डिजिट, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, यानी कि 7 × 9 63। इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, फाइनल आंसर है। आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है। बस ये क्या पूछ लिया इसने, लास्ट के दो डिजिट पूछ लिए। तो लास्ट के दो डिजिट कभी भी पूछे तो उस नंबर को 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ पहले, ओरिजिनल क्वेश्चन करवाने से पहले। इस एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। देखो मैं मल्टीनोमियल थ्योरम तो आपको पहले करवा ही चुका हूँ, उससे भी मैं करवा दूंगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। पहले मैं
बिना मल्टीनोमियल का यूज करे करवा देता हूँ, ठीक है। देखो ये 3 ही टर्म है, मैं 1 को अलग कर देता हूँ और x प्लस एक्स स्क्वायर को मैं एक ही टर्म मान लेता हूँ, है ना। जैसे ये a है और ये b है, तो a प्लस b की पावर 10 बाइनोमियल में कैसे खोलते हो पता ना, 10c0, और फर्स्ट टर्म तो कितनी है 1 ही है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सेकंड टर्म की पावर कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, 0 से, और फिर 1 फिर 2, इससे आगे लिखने का फायदा नहीं है। क्यों नहीं है पता है, जब x प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिखोगे ना, तो बच्चों x की कम से कम पावर तो 3 आएगी, लेकिन मुझे तो बस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो वहां से तो मिलने वाला है ही नहीं कुछ, इसलिए मैंने स्क्वायर तक खोला, ठीक है। बस ये तो क्या होता है 1 होता है कंप्लीट, 10c1 क्या होता है 10, इसकी पावर ये 1 है ही, 10c2 कितना होता है 45, और इसका मैंने स्क्वायर खोल दिया। अब मेरे को बस ये दिख रहा है कि मेरे को एक्स स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, एक तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, एक 45 की मल्टीप्लाई सिर्फ इससे करनी है ना, तो इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें एक्स स्क्वायर है, तो 10 प्लस 45 कितना आंसर आ गया बच्चों 55। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब इसका बच्चों मल्टीनोमियल का यूज करके देख लो, एक्सपेंशन क्या थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये सारी चीजें तभी समझ आएगी जब आपने 23 और 24 के तो कम से कम सारे क्वेश्चन बच्चों मेरे लेक्चर से देख के सोल्व किए हैं, नहीं तो फिर सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्या लगेंगे, नए लगेंगे। अब ये मल्टीनोमियल थ्योरम जिसने वहां पे पढ़ी है, तो ये क्वेश्चन वो खुद से सोल्व कर सकता है 100%, ठीक है। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपने को निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसकी जनरल टर्म लिखते हैं ना, इसकी बच्चों क्या लिखते हैं हमेशा जनरल टर्म, 10 इंडेक्स है 10, a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल और फिर 1 x और x स्क्वायर, और इसकी पावर क्या होती है a b और c, है ना। और a प्लस मैंने कंडीशन क्या क्या बताई हुई है आपको कि इन तीनों पावर का जो सम होता है वो तो इंडेक्स के इक्वल होता है ना। और दूसरा दूसरा बच्चों अभी मैं कंडीशन आपको बताता हूँ, देखो क्या हमें x की कितनी पावर चाहिए, ये तो 1 ही आएगा, है ना। x की पावर टोटल कितनी होगी b प्लस 2c, तो इस b प्लस 2c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, क्योंकि हमें तो x स्क्वायर चाहिए, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, बस ये दो कंडीशन है बच्चों। अब आप देख लो कि a b c के कितने ट्रिपलेट पॉसिबल है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a b और c। देखो पहले इसके अंदर पुट करके देखता हूँ मैं, है ना। एक बात बताओ, c के साथ 2 लगा हुआ है, मैं c को 0 डालता हूँ एक बार, अगर c को 0 डालोगे तो b कितना आ गया 2, तो तीनों का सम 10 है, तो a तो ऑटोमेटिकली कितना हो गया 8। अब c को क्या डाल दो 1, अगर c को 1 डालोगे तो ये 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, b क्या आ गया 0, c को 1 डाल दो b क्या आ गया 0, तो फिर ये कितना हो गया 9, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए बच्चों 10। और तो कुछ पुट कर ही नहीं सकते, और क्या पुट करोगे बताओ, c को 2 पुट करोगे तो b क्या आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, ये तो क्या होते हैं होल नंबर होते हैं, तो फिर बस ये दो ट्रिपलेट आपके पॉसिबल है, तो फिर आपका आंसर क्या आ गया बताओ 10 फैक्टोरियल, और ए बी सी की जगह 8 2 0 डालो तो 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर ही मिलना है आपको, और 10 फैक्टोरियल एक बार 9 0 1 डाल दो 9 0 और 1, और बस देखो ये 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9, 8 तो कट गया, और ये 10 बच जाएगा, और ये नीचे कितना है बच्चों 1, तो ये कितना आ गया 45 प्लस 10 यानी कि 55। तो दोनों तरीके से मैंने आपको निकाल के दिखा दिया किस तरीके से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में निकालेंगे। अब बच्चों ये देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। इस एक्सपेंशन को इसने ओपन करके बच्चों ये लिखा हुआ है ए नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, कैसे लिखा हुआ है हमें इस बात से मतलब नहीं है, और हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू a19 तक, और यहाँ देखना कोफिशिएंट a नोट a1 a2, इस सारे कोफिशिएंट का अगर सम दिया होता तो मैं x की जगह क्या पुट कर देता 1, है ना। लेकिन इसने तो ओड ओड का दिया हुआ है, तो कैसे निकालते हो बताओ ओड ओड का सम, एक बार x की जगह क्या पुट करते हो 1, एक बार x की जगह क्या पुट करते हो -1, और फिर उन दोनों को देख लेंगे, प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को एक्सपेंशन क्या दे रखी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10, ये क्या है बच्चों ए नोट a1x प्लस a2x स्क्वायर। क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में बातें पता होनी चाहिए कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना, तभी तो पेपर में क्वेश्चन सोल्व होगा। उसके बारे में सोचते रहेंगे हम तो पेपर में बच्चों कभी भी सोल्व नहीं होते क्वेश्चन। अब इसके अंदर x को क्या पुट कर दो 1, x को 1 पुट करोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 की पावर 10, तो इधर आ गया। x को 1 पुट करोगे तो ये क्या आएगा ए नोट a1 a2 a3 a4 अप टू कहाँ तक है बच्चों a20, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब x को क्या पुट कर दो -1 इसके अंदर, है ना, इसको मैं a नाम दे देता हूँ, मान लो -1 पुट करो a में, तो देखो 1 से -1 कटेगा, -1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो जाएगी 1 की पावर 10, और यहाँ पे a नोट, और ये क्या हो जाएगा -a1 हो जाएगा प्लस a2 -a3 प्लस a4, ये चलता रहेगा। और देखो ये
जो इवन है उसके आगे तो प्लस का साइन है, तो 20 के आगे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अब आप मेरे को बता दो बच्चों, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट, अपने को चाहिए क्या, a1 a3 a5, तो देखना ये a1 और a1 के तो अपोजिट साइन है, तो अगर ऐड कर दिया तो कट जाएगी, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये ऐड हो जाए, समझ गए मेरी बात। तो अब बता दो बस, 3 की पावर 10, 1 की पावर 10 तो 1 ही होता है, और ये तो कट जाएंगे और ये डबल नहीं हो जाएंगे, a1 प्लस a1, तो बाहर लिख देता हूँ उस 2 को, अंदर क्या बच गया, a1 a3 a5 अप टू a19 तक बचेगा ना बच्चों, इससे पहले वाली टर्म तो बचेगी। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a19 तक, तो कितना हो गया, 3 की पावर 10 माइनस 1/2 आ गया, ठीक है। इतनी बात तो बताओ, समझ गए आप मेरी। अब ये चीज़ तो मेरे को मिल गई, ये चीज़ तो मिल गई। अब मेरे को ना बच्चों A2 और चाहिए, क्या चाहिए, A2। अब आप ये बताओ A2 कहाँ से लेके आओगे, इस गिवन एक्सप्रेशन में, जो ये गिवन एक्सप्रेशन है इसमें देख के बताओ A2 क्या है, इस पूरी एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में A2 क्या है बच्चों। A2 मेरे को लग रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, A2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब A2 क्या होगा पता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, किस एक्सपेंशन में, ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10, और ये तो अभी हमने निकाला ना, ये तो 55 निकाला था, तो ये कितना आ गया बच्चों, 55। तो बस अब मैं कहता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को क्या गिवन है, सारी चीज़ें देखो, इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली कितनी, 3 की पावर 10 माइनस 1/2 ना, माइनस माइनस 11 इंटू A2, यानी कि 11 इंटू A2 कितना था 55, और ये बच्चों किसके इक्वल दे रखा है आपको, ये है 121 इंटू के, और के बताना है आपको 121 इंटू के। तो बस ये 3 की पावर 10 सोल्व कर लो। 3 की पावर 9 तो बच्चों मैं हमेशा आपको बताता हूँ याद होना चाहिए, है ना, 19,683, 3 की पावर 9 तक तो हर बच्चे को पता ही होना चाहिए। 3 की पावर 10 कितना हो जाएगा, इसको और 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको और बच्चों 3 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, और ये कितना आ गया 0, और ये कितना आएगा 59 आएगा आई थिंक, है ना, ठीक है। ये आएगा क्या, 24 2 18 2 बज के 19 ठीक है, और इसमें से एक घटाओगे तो 59048 आ जाएगा। 2 से क्या कर दो इसको डिवाइड, 11 इंटू 55। अब देखो आपको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि ये 11 से कट रहा है, ये 11 से कट रहा है, तो ये भी पक्का 11 से कटेगा, है ना। मैं क्या कर देता हूँ ना, ये 55 है, मैं इसको 11 से डिवाइड कर देता हूँ, 11 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको 11 से करोगे तो क्या आ गया, 11 5 जा, 11 5 जा बच गए 4, 11 3 जा 7 बच गए, 11 6 जा 11 8 जा, इसको भी 11 से डिवाइड कर दो, और इसको भी 11 से डिवाइड कर दो। अब एक बार और 11 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 11 से डिवाइड करोगे 11 4 जा, कितने बच गए बच्चों 9, फिर 11 8 जा, 8 बच गए, 11 8 जा, और 11 से डिवाइड करोगे ये पूरा कट जाएगा, तो कितना आ गया 244 माइनस 5, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 239। कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन ईजी था। उसके बाद अब बच्चों बाइनोमियल कोफिशिएंट, देखो कहने को तो सारे बच्चे ये सोचते हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है जेई मेंस के सिलेबस से हट गया, बट बच्चों कुछ नहीं हटा, हर साल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और देखो अप्रैल 2025 जो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके अंदर तो 5 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, तो सारे के सारे आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट के जो मैंने प्रीवियस ईयर में करवाए हैं वो सब करना है, सब जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, रिजल्ट बताए हैं, ट्रिक्स बताई है, वो सब बच्चों अच्छे तरीके से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने फिर से दोबारा से लिख दी है, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आपको पता है ये होता है, इसमें से इवन और ओड हाफ हाफ होता है उनका सम, है ना ये, और ये प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता है, और एक ये कि एन सी आर को हम एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन लिख सकते हैं, जैसे 10C4 है तो 10/4, और इन दोनों में से एक एक कम कर दो, है ना, बहुत ज़्यादा काम आती है, खासकर इन बाइनोमियल कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने में ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। उसके बाद बच्चों इसको समीशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ये क्या है देखो, इसकी जनरल टर्म कैसे लिखते हो, एन सी आर एक्स की पावर आर, है ना, और आर की वैल्यू कहाँ से है 0 से लेके एन, तो मतलब कि कभी ये चीज़ लिखी हो तो आपको ये समीशन फॉर्म में लिखना आना चाहिए। और फिर आपको पता है कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम तो 2 की पावर n होता था, बट ऑल्टरनेटिव साइन आ जाए, एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस, तो इन सब का सम क्या होता है बच्चों 0 होता है, या ऐसे कर लो, है तो 0 ही, पहले के आगे माइनस लगा दो, दूसरे के आगे प्लस लगा दो, फिर माइनस लगा दो, NC2 फिर प्लस लगा दो, है ना, एक ही बात है, वो तो है तो 0 ही सारा, तो 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ कैलकुलेशन की टेक्निक्स बता देता हूँ, पहले भी मैं आपको बताते आया हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने की टेक्निक क्या होती है। इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट मत करना,
ये एक टेक्निक है, आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो देखो, सबसे पहले तो मेरे को है ना, इस जो एनसीआर टाइप की ये बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, इसका कोफिशिएंट बच्चों कांस्टेंट चाहिए। क्या चाहिए? कांस्टेंट। तो ये कुछ नहीं होना चाहिए, आर स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आर स्क्वायर, इसमें वही फॉर्मूला लगाओ 15 आर, और इन दोनों में से एक एक कम कर दो 14 C r - 1, ठीक है, ताकि एक आर तो कम हो। मुझे ये आर स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। 15 को तो बाहर निकाल दो, और आर 14 C r - 1, आर की लिमिट 1 से 15 है, वो बाद में हम टैकल कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे को ये आर भी नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों ये तो r - 1 है, तो इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, इसको r - 1 बनाओ। इसको क्या करो, r - 1 बना लो, इसमें -1 कर लो, +1 कर लो, ये लो ऐसे, ऐसे कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया देखो, अब r - 1 की अलग मल्टीप्लाई कर दो 14 C r - 1 से, और +1 की अलग मल्टीप्लाई कर दो r - 1 से, है ना, ऐसे। अब फिर से वही बात देखो, मैंने क्या कहा था आपको, मेरे को इस बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट है ना बच्चों, वो कांस्टेंट चाहिए, इसके साथ मुझे r - 1 नहीं चाहिए। तो फिर इसको फिर से क्या लगा दो, 14/r - 1, 14 में से एक कम कर दो, r - 1 में से एक कम कर दो, ठीक है। और ये तो बेचारा कुछ कहता ही नहीं है, तो चलता रहेगा लास्ट तक 14 C r - 1। तो 15, ये देखो कैंसिल, इंटू 14, कॉन्स्टेंट तो बाहर ले आओ, और सिग्मा इसके ऊपर लगा दो, है ना, ये सिग्मा तो लगेगा ना, कितना है ये 13 C r - 2, और प्लस 15 इसके साथ भी था मल्टीप्लाई, देखो मैं इसके साथ भी कर देता हूँ। अब बस आपको क्या करना है बच्चों, इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई कर दो, देखो ये कितना हो गया 15 × 14, और आर को आप क्या रखोगे 1 से लेके 15, आर को 1 से लेके 15 लिखना है एक बार इसमें, आर को बच्चों 1 से लेके 15 लिखो। लेकिन एक बात बताओ, 1 - 2 तो लिख ही नहीं सकते ना, वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 से स्टार्ट कर दो, 2 से स्टार्ट करोगे बच्चों तो 2 - 2 0, फिर 1, और लास्ट 15 लिखोगे तो 15 - 2 कितना होगा, 13 होगा, है ना, ये 13 हो जाएगा। और इसके अंदर पुट करो, आर को 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 14 C 0, फिर 14 C 1, और बच्चों लास्ट में 14 C 14 आ जाएगा। इसको तो आगे से बिना देखे लिख दिया करो, ये आ जाए तो 2 की पावर 13, ये आ जाए तो 2 की पावर 14, बस इस तरह से, ठीक है। तो ये कितना आ गया 15 × 14, ये 2 की पावर 13, और ये 15 इंटू ये कितना आ गया बच्चों 2 की पावर 14। बस अब इसको थोड़ा सा चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, 15 2 की पावर 13 कॉमन ले रहा हूँ मैं, 2 की पावर 13 कॉमन ले लो, तो 15 × 14, और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों 15 इंटू ये 2 बच जाएगा ना, चाहो तो आप 15 भी कॉमन ले लो, क्या बच गया 14 प्लस में 2 16, तो 2 की पावर 3, इसको 3 × 5 लिख दो, और इसको 16 को 2 की पावर 4, तो 2 की टोटल पावर कितनी होगी 17, और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी वैल्यू आपको क्या दे देंगे 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा, 5 की पावर गामा, और आपको फाइंड करना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ से बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 17 + 1 + 1 कितना आंसर आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको टेक्निक बता दी कि कैसे टैकल करेंगे इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के क्वेश्चंस के अंदर हम। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन इसी पैटर्न के ऊपर बिल्कुल बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसके अंदर आपको पहले क्या करना है बच्चों, जनरल टर्म लिखनी है ना। जब भी आपको कुछ ना समझ आए ना बाइनोमियल कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन में, आप सबसे पहले स्टार्टिंग कर दिया करो इसकी जनरल टर्म लिख के। देखो ये 1 स्क्वायर है 15 C 1, ये 2 स्क्वायर है 15 C 2, ये 3 का स्क्वायर है 15 C 3, ये 15 का स्क्वायर है 15 C 15। तो बताओ आप मेरे को इसकी जनरल टर्म क्या होगी। देखो पहले इसकी लिख दिया करो 15 C 1, 15 C 2, 15 C 3, तो 15 CR लिख दिया मैंने, ये हो गया, समझ गए इतनी बात। अब यहाँ 1 है तो बाहर 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 है तो बाहर 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 है तो बाहर 3 का स्क्वायर है, यहाँ R है तो बाहर क्या होगा फिर R का स्क्वायर, समझ गए। ये बच्चों इसकी जनरल टर्म है। अब मेरा आंसर क्या है, इन सारी की सारी टर्म का समीशन, मतलब जो जनरल टर्म है उसका समीशन कर दो, समीशन का साइन लगा दो बस, है ना। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बोलो, 1 से लेके और कहाँ तक है बच्चों 15 तक। अब बताओ यही चीज़ तो मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाई है ना, बिल्कुल सेम ये चीज़ सोल्व करी थी, क्या आई थी 2 की पावर 17, 3 की पावर 1, और 5 की पावर 1, और यही क्या लिखा हुआ है 2 की पावर m, 3 की पावर n, 5 की पावर k। तो m की वैल्यू क्या आ गई 17, n की वैल्यू 1, और k की वैल्यू 1। तो आंसर क्या है बच्चों, इन तीनों तीनों का सम निकालना है, यानी कि 19। तो देख लिया। अब मैंने आपको जो टेक्निक बताई थी वो सेम टू सेम बच्चों क्वेश्चन के अंदर यूज होगी, बस स्टार्टिंग के अंदर आपको जनरल टर्म के अंदर खुद को कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो तो सीक्वेंस सीरीज का एक पार्ट है। अब बच्चों इन दो क्वेश्चंस की मैं एक बार आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। देखो
आर की वैल्यू क्या है 0 से लेके 10, और इसके अंदर तो देखो इसका कोफिशिएंट जब भी आपको कांस्टेंट मिल जाए ना 1 2 3 -1 5/2, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, इजी है। ठीक है, ये तो इसमें कुछ करना ही नहीं, बस आर को 0 से स्टार्ट कर दो। 11c 0 पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ 1, 11c 1 पुट करोगे तो फिर 2, और लास्ट में 10 पुट करोगे तो 11c 11। अब जल्दबाजी में बच्चे इसका आंसर क्या लिख देते हैं 2 की पावर 11, लेकिन नहीं बच्चों वो 0 से स्टार्ट होता है। देखो इसमें 11c 0 गायब है ना, मैं 11c 0 ऐड कर देता हूँ, मैं इसमें 11c 0 ऐड कर देता हूँ और 11c 0 माइनस कर देता हूँ। अब ये चीज़ क्या बन गई 2 की पावर 11, और 11c 0 क्या होता है 1, तो ये इस क्वेश्चन का क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, सेकंड वाली को, ये समीशन लिखा हुआ है, अब इसको देखो ध्यान से, एक सीख लो, आगे ये काम आएगा बहुत ज़्यादा। इसको ना आप ओपन कर दो, जब भी आपके दिमाग में कुछ ना आए तो समीशन को ओपन कर दो, है ना। ओपन करना, आर को 0 पुट करो, 11c 1 आएगा, और फिर बच्चों 1/10 की पावर क्या आएगा, आर को 0 पुट करोगे 1 आएगा, फिर 11c 2 और 1/10 की पावर 2, और लास्ट में बच्चों 10 पुट करोगे तो 11c 11 और 1/10 की पावर क्या आ गई 11। अब आपको कुछ ध्यान आ रहा है क्या, इसको देख के कुछ ध्यान आ रहा है, एक बात बताओ, 1 + x की पावर n क्या होती है, nc 0, 1 की पावर तो कुछ भी लिखो, है ना, ये होती वैसे n है, x की पावर 0 से स्टार्ट होता है, फिर nc 1 x की पावर 1, फिर nc 2 x की पावर 2, यानी कि देखो यहाँ पे 0 है और इसकी पावर 0, यहाँ पे 1 है इसकी पावर 1, यहाँ पे 2 है इसकी पावर 2, तो 1 + x लिख के ये वाला नंबर और इसकी पावर क्या कर दिया करो n, लेकिन वो nc 0 से शुरू होना चाहिए। बट यहाँ पे बच्चों बस फर्क क्या पता है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखो बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ 1 है तो इसकी पावर 1 है, यहाँ 2 है तो इसकी पावर कितनी है 2 है, बस यहाँ पे बच्चों ये x की जगह क्या है बच्चों 1/10 है। समझ गए आप मेरी बात, ये जो x है, x की जगह बस क्या है यहाँ पे 1/10 है, लेकिन एक टर्म की कमी है इसमें, किसकी कमी है पता है, 11c 0 और 1/10 की पावर 0, इसकी कमी है, ये मैंने इंट्रोड्यूस कर दी। उसके बाद बच्चों ये पूरी की पूरी सीरीज बन गई अब, है ना। लास्ट में क्या है ये बताओ 11c 11 और 1/10 की पावर 11, मैंने ये टर्म ऐड करी और इसी को मैं क्या कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये ऐड की, ये है क्या 1 ही तो है ये, है ना, तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये क्या बन गई बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों क्या बन गया बता सकते हो क्या, 1 + 1 + 1/10 और इसकी पावर कितनी 11, और इसमें से एक कम कर दो, तो ये 1 + 1/10 क्या होता है 11/10 की पावर 11 - 1, इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। तो मैंने आपको टैकल करना बता दिया कि इस तरह की चीज़ आएगी तो आप इस तरीके से उसको लिखोगे। अब बच्चों ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, मेन क्वेश्चन देखो, मैंने आपको क्या बताया, देखो यहाँ पे अगर r+1 है ना बच्चों, इस r+1 अगर यहाँ पे है तो इसको भी r+1 बनाओ, है ना, सेम बनाना होता है। देखो यहाँ पे देखना एक बार आप इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ अगर r+1 था तो 1 बाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, एक ही तो बात है, इसका यही तो मतलब है ना समीशन। मैं ये कह रहा हूँ जो नंबर यहाँ होता है ना वही नंबर इसकी पावर होनी चाहिए, तो इसको क्या बना लो आप सेम बना लो, सेम बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं क्या करता हूँ ना 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे, ताकि 10 की पावर r+1 बन जाए, और 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, यानी कि वो वाला 10 तो बाहर चला जाएगा। बस इस क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये तो बाद में इक्वेट कर दूंगा मैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी देखो 10 बाहर है और अंदर क्या बच गया सिग्मा 10 की पावर r+1, चलो मैं एक एक स्टेप आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये और 11c r+1, बताओ यहाँ तक समझ आ गई बात। फिर उसके बाद बाहर वाला 10 तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, ये तो चलता रहेगा, इसको सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 10 की पावर r+1 को 10 की पावर r+1 से डिवाइड करोगे 1, और 1/10 की पावर r+1, है ना, ये आ गया। और साथ में देखो सिग्मा का साइन मत भूलना, ये तो चलता ही रहेगा, और 11c r+1, ये आ गया ना। अब क्या करो, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, 1 को बच्चों अलग मल्टीप्लाई करो 11c r+1 को, है ना, और माइनस में ये 11c r+1 को 1/10 की पावर r+1 से अलग मल्टीप्लाई कर दो, ये कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब अलग अलग सिग्मा अप्लाई कर दो सब पे, ये अलग हो गया, और 10 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो ताकि बाद में भूल ना जाए, और ये 11c r+1 और 1/10 की पावर r+1, बताओ। अब तो ये दोनों एक्सप्रेशन तो अभी मैंने आपको सोल्व करके दिखाई, पेपर के अंदर भी आपको ऐसे ही करना है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे आके आप फंस गए, अब आप इसको अलग सोल्व करना, इसको अलग सोल्व करना, अगर दोनों को इकट्ठा सोल्व करोगे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि इतनी बारीक कैलकुलेशन होती है ना इस तरह के क्वेश्चन में कि 100% बच्चे से मिस्टेक होती ही होती है, ठीक है। तो अलग अलग सोल्व करो, इसको अभी मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था, इसकी वैल्यू देख लो, ये नहीं सोल्व करके दोबारा करने का क्या फायदा है, यही तो सोल्व किया था, क्या आया था बच्चों इसका आंसर
टू की पावर 11 माइनस वन, तो इसका आंसर आएगा टू की पावर 11 माइनस वन। और इसका आंसर क्या आया था आपको याद है? ये देखो सेम चीज, ये सेम चीज 11/10 की पावर 11 माइनस वन, यानी कि इसका आंसर क्या आया था? 11/10 की पावर 11 माइनस के वन। दोनों आंसर बच्चों मैंने लिख दिए, ये बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। अब इसको बस सिंप्लीफाई करके इस वाले फॉर्मेट के अंदर ले आओ, ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आ गया? 10 इंटू टू की पावर 11, देखो ये -10 है, और ये बच्चों ये माइनस माइनस प्लस 10 है, तो ये 10 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। 10 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अब? 10 इंटू टू की पावर 11 और माइनस, ये माइनस में क्या बच गया? 10 इंटू 11/10 की पावर 11, ऐसा बच गया ना। तो ऐसे करो, 10 इंटू टू की पावर 11, 10 इंटू 11 की पावर 11 अपॉन 10 की पावर 11। अब मैं क्या करता हूँ ना, 10 की पावर 11 एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। 10 की पावर 11 क्या कर लो? एलसीएम ले लो। तो ये क्या हो गया बताओ? 10 इंटू टू की पावर 11 तो था ही, ये 10 की पावर 11 और ये तो बच्चों सेम आ जाएगा, बोलो। ऊपर से 10 कॉमन आ रहा है, देखो ऊपर से 10 क्या आ रहा है? कॉमन। तो ये 2 की पावर 11 और 10 की पावर 11 की मल्टीप्लाई 20 की पावर 11 लिख दूँ, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना। तो ये हो गया 20 की पावर 11, ये 11 की पावर 11, और नीचे क्या है? 10 की पावर 11, ये एक पावर कैंसिल कर दो, तो 20 की पावर 11 माइनस 11 की पावर 11, नीचे 10 की पावर क्या बच गई? 10। बस ये सिंप्लीफाई कर दिया। और ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है पता है? अल्फा की पावर 11 माइनस 11 की पावर 11 अपॉन 10 की पावर 10। देख लो, देखो यही दे रखा है, ये सेम चीज़ दे रखी है मेरे को। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 20 आ गई ना। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को सोल्व करने की टेक्निक क्या क्या इसके अंदर यूज कर सकते हैं, वो मैंने सारी बच्चों आपको बता दी है ना। अभी और आएगी, देखो ये 5 क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर ली ना, बहुत कुछ सीखोगे आप इन 5 क्वेश्चनों से। ये भी ये इजी उससे, देखो यहाँ पे तो आर है, तो यहाँ पे भी 2 की पावर क्या बनी हुई है? आर। ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। लेफ्ट हैंड साइड को मैं सोल्व करता हूँ। सिग्मा आर की वैल्यू तो 1 से 9 है, बाद में देख लेंगे। इसको सेपरेट डिवाइड कर दो, आर अपॉन 2 की पावर आर अलग कर दो, और 3 अपॉन 2 की पावर आर अलग कर दो। याद आ गया ना? जैसे 10 की पावर आर प्लस 1 वाले को अलग अलग किया था, अलग अलग किया करो हमेशा, ठीक है। और 9 सी आर। अब देखो इसको r/2 की पावर आर में 9 सी आर अलग मल्टीप्लाई कर दो, और इसके साथ सिग्मा अलग लगा दो, 3/2 की पावर आर और 9 सी आर। समझ गए इतनी बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको बार बार यही चीज़ बताई ना। आर, ये मेरे को बच्चों बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ ये वाला आर नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। 9 सी आर को फिर 9/आर और 8 सी आर-1 लिख दूं, बोलो इतनी बात तो समझते हो आप। और नीचे 2 की पावर आर तो बच्चों इसके चल ही रहा है, ठीक है। एक एक चीज सुनते जाना, बस आपको हर चीज समझ आएगी। प्लस सिग्मा, ये 3 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले आओ, और ये 9 सी आर और ये 1/2 की पावर आर लिख दूं, बोलो, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये आर से आर तो कट गया, 9 बाहर, ठीक है। और ये क्या आ गया? 8 सी आर-1 और 2 की पावर आर। अब आप कहोगे एक समस्या से तो हमने छुटकारा पाया, अब दूसरी समस्या क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी दूसरी समस्या बच्चों? कि यहाँ पे ये जो नंबर है और ये जो नंबर है ये सेम होना चाहिए। अब ये बिगड़ गया है ना, कोई बात नहीं, ये तो सेम करना अपने हाथ में है। ये r-1 है, ये r है, तो बच्चों इसको 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो बन गया ना। r को r-1 बनाना तो अपने हाथ में है, कोई बात नहीं। 9, ये 2 इसके नीचे ले आओ, और 8 सी आर-1, नीचे क्या हो गया? 2 की पावर r-1, इसको 1/2 की पावर r-1 लिख दूं मल्टीप्लाई में, बोलो, है ना। अब बस ये क्वेश्चन बच्चों सोल्व हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अलग अलग आपको दोनों टर्म का आंसर निकाल देता हूँ। देखो इसको मैं अपने दिमाग में एक बार के लिए x मान लेता हूँ, इसको मैं एक बार के लिए y मान लेता हूँ, तो ये क्या बन गया? 9/2x प्लस 3y। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और ये मेरे क्वेश्चन का क्या है बच्चों? आंसर है, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू को अलग से सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। देखो क्या है, x क्या माना था मैंने? 8 सी आर-1, 8 सी आर-1 और 1/2 की पावर r-1, और सिग्मा में लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? r की वैल्यू 1 से लेके 9, और अब आप बस इसको पुट कर दिया करो, ठीक है। 1 पुट करना, 8 सी 0, 1 पुट करो, 8 सी 0 और 1/2 की पावर 0, 8 सी 1, 1/2 की पावर 1, और प्लस 9 पुट करोगे तो 8 सी 8 और 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 8। और ये तो कंप्लीट बन गई ना बच्चों। क्या बन गई है पता है? 1 प्लस, यहाँ पे x की जगह क्या है? बस 1/2, तो 1 प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस 1/2 की पावर कितनी? 8। तो ये कितनी आ गई बच्चों? 3/2 की पावर 8। समझ गए? x की वैल्यू निकाल दी। अब ऐसे ही बच्चों क्या निकाल दो? y। समीशन r की वैल्यू 1 से लेके 9, और ये क्या था? 9 सी आर, ये था 9 सी
आर और इसमें 1/2 की पावर क्या है आर। इसमें कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। 1 पुट करोगे तो 9c1 1/2 की पावर 1, 2 पुट करोगे तो 9c2 1/2 की पावर 2, और बच्चों 9 पुट करोगे तो 9c9 और 1/2 की पावर 9। ये हो गया। किसकी कमी आप बता दो, किसकी कमी मैं यहीं ऐड कर दूं, मैं इसमें प्लस कर देता हूँ क्या, 9c0 1/2 की पावर 0। ये है क्या बच्चों, ये 1 ही तो है, तो 1 मैंने प्लस किया है इसमें, तो 1 मैं क्या कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अब ये क्या बन गया कंप्लीट, 1 प्लस एक्स की जगह कितना 1/2, लेकिन अब की बार पावर कितनी होगी 9 और -1, यानी कि 3/2 की पावर 9 -1। मैंने बच्चों एक्स और वाई के आंसर निकाल के दिखा दिए। सो अपना फाइनल आंसर क्या था बताओ, पीछे वाले पेज पे आ जाओ। क्या था, 9/2x प्लस 3y था ना, 9/2x प्लस में 3y, 9/2 इंटू एक्स। एक्स का आंसर क्या था देख लो, 3/2 की पावर 8 था। अच्छा ये कितना है देख लो, 3/2 की पावर 9, ब्रैकेट लगा देता हूँ है ना, ये 3 भी है बाहर, प्लस में ये प्लस में कर दूं, और बाहर क्या लगा देता हूँ 3, और y की वैल्यू रख देता हूँ मैं, y की वैल्यू बच्चों ये है, समझ गए। अच्छा देखो यहाँ पे भी 3/2 की पावर 9 है, इसको भी मैं 3/2 की पावर 9 बना सकता हूँ। मैं 9/2 को 3 इंटू 3/2 लिख दूँ, बोलो एक ही बात है क्या, एक एक स्टेप करके दिखा देता हूँ मैं। और ये भी 3 इंटू 3/2 की पावर क्या बन गई 9, और प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा 3। अच्छा देखो ये क्या बन गया, ये भी तो 3/2 की पावर 9 है, और ये भी 3/2 की पावर 9 है, तो ये 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है, टोटल 6 टाइम्स बन गया क्या, 6 टाइम्स ऑफ दिस -3 बन गया क्या, बोलो इतनी बात समझ आ गई क्या। अब ये चीज क्वेश्चन में क्या दे रखी है, अल्फा इंटू 3/2 की पावर 9, ये दे रखी है बच्चों अल्फा इंटू 3/2 की पावर 9 माइनस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 6, और बीटा की वैल्यू क्या दिख रही है बच्चों 3। अल्फा 6 बीटा 3, तो 6 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81, 81 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था। अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको 15-20 मिनट लगेगी आराम से, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बच्चों 100% स्किप करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि एग्जामिनर बीच बीच में एक दो क्वेश्चन ऐसे डालेगा कि अगर बच्चा उसके अंदर फंस के खड़ा हो गया तो बच्चों उसके 10-15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, और लास्ट में 1% चांस है कि उसका आंसर सही आएगा, है ना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन ज़्यादातर ये वैसे होते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना। लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको, डिफरेंशिएशन वाला मेथड भी और बेसिक मेथड भी। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस एक्सप्रेशन का आंसर अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, ना। पहले तो इसकी बात करते हैं। आप कहोगे सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लिमिट पुट कर देते हैं सीधी, है ना। आर की वैल्यू को 4 से लेके 20 करो पुट। आर को 4 लिखोगे तो 18c, 4 में से 2 गया 2, और -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा प्लस। अब नेक्स्ट 5 लिखोगे तो -1 की पावर 5 माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, ये बात तो आपको पता ही है। अच्छा फिर ये तो बढ़ती जाएगी, 18c2 के बाद 18c3, फिर प्लस आ जाएगा 18c4, फिर माइनस आ जाएगा 18c5, लास्ट में देखो इवन के आगे प्लस है, ओड के आगे माइनस, तो 20 पुट करोगे तो इवन आएगा, तो उसके आगे प्लस आ जाएगा, और 20 पुट करोगे 20 में से 2 गया 18। मैं यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें ये पता है, ये बात बच्चों आपको 100% जानते हो कि 18c0 से स्टार्ट करके और ऑल्टरनेटिव साइन -1 +1 है ना, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और 18c18 तक जाते हो तो इसका आंसर मैंने बता रखा है क्या होता है 0 होता है। लेकिन इसमें पता है क्या कमी है, इसमें ये दो टर्म गायब है ना। ये तो मेरा आंसर है, ये तो मेरा क्या है बच्चों आंसर है, यानी कि मैं इसको क्या बोल रहा हूँ आंसर बोल रहा हूँ, तो ये तो आंसर है। बट ये टर्म क्या है, ये टर्म देखो 18c0 क्या होती है 1, 18c1 क्या होता है 18, प्लस आंसर इक्वल टू 0 होता है, तो ये -17 प्लस आंसर 0 होता है, तो आंसर क्या आ गया बताओ 17 आ गया क्या। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 17। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इस तरह की चीज़ कहीं क्वेश्चन सोल्व करते करते बीच में आ जाए आपके सामने, तो इस तरह से उसको टैकल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सेम बिल्कुल वही पैटर्न है इसके अंदर भी। आर की वैल्यू 4 से लेके 20 है, 19c r -1, -1 की पावर आर, देखो ये -1 की पावर आर नहीं होते ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, फिर तो इसमें कुछ था ही नहीं। 19c3 19c4 और फिर उसको हम सोल्व कर देते। ये इस -1 की पावर आर की वजह से जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वैल्यू पुट कर दी, ऑल्टरनेटिव साइन आएगा, 4 पुट करेंगे तो -1 की पावर 4 प्लस फिर माइनस, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब की बात देखो, ओड ये नंबर है ना, ओड 3 है 5 है, इनके आगे पॉजिटिव साइन है, तो 19 भी ओड है, तो इसलिए इसके आगे क्या आएगा पॉजिटिव साइन आएगा। अब आप मेरे को बताओ, हम तो अपना फॉर्मूला लिखेंगे साइड में, है ना। 19c0 प्लस 19c1, है ना, माइनस कर दो, चलो इसको इसको क्या कर देता हूँ मैं माइनस कर देता हूँ, है ना, प्लस 19c2 माइनस 19c3,
और अप टू 19C 19 चलते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 0। लेकिन देखो ध्यान से देखना, वहां पे ओड नंबर के आगे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो क्या हो गया 0। अब आप सोच के देखो, मेरे पास तो 19C 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, मैं ऐसा करता हूँ, इसमें एक टर्म जो मैं नहीं लिखी ना वो भी लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, प्लस 19C 3 माइनस 19C 4, और चलते चलते लास्ट में माइनस 19C 19 आएगा, और इसका आंसर क्या है 0 है, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये तो अपना आंसर ही है, ये तो क्या है बच्चों, आंसर ही है ना, तो ये टर्म बच गई, माइनस 19C 0 क्या होता है 1, ये क्या होता है 19, 19C 19 क्या होता है 19 9 जा 171 होता है, प्लस आंसर इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आ गया बताओ, ये माइनस माइनस, तो ये 172 हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 153। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चों 153, वैसा ही था। तो x की वैल्यू क्या थी देखो 17, y की वैल्यू क्या थी 153। अब ये जो 3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, आप ये मान लो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर सोल्व करने पड़ेंगे, इसलिए मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन पेपर में स्किप करेंगे हम। तो 20C r - 1 की पावर r बिल्कुल सेम है जैसे 18C आया था, ठीक है। तो इसको हमने ओपन कर लिया, और फिर हमें पता है कि 20C 0 20C 1 20C 2 ऑल्टरनेटिव साइन के साथ 0 होता है, ये हमारा आंसर है। ये 4 टर्म बच गई, इसका आंसर है ना, ये जो 4 टर्म है ये मैंने बच्चों यहाँ लिख दी। और सबके अब की बात देखो बड़ा क्यों हो गया ये, क्योंकि 20C 3 20C 2 इनको सोल्व करके कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी आएगी, बट कोई बात नहीं, हमें तो सीखना है। आंसर क्या आ गया बच्चों इसका 969। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसी पैटर्न का यूज करके मैं ये क्वेश्चन आपको सोल्व कराता हूँ। सबसे पहले तो सीरीज में कभी भी क्वेश्चन आता है ना, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि उसकी जनरल टर्म लिखो। अब जनरल टर्म में देखो ध्यान से, पहली बात जो गौर करने वाली है, ऑल्टरनेटिव साइन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहे हैं ना, प्लस है देखो, ये 20C 4 है, ये 20C 5 है, तो इवन है नंबर नीचे तो प्लस का साइन है, 5 ओड है तो माइनस का साइन है, तो लास्ट में तो इवन है ना, तो प्लस का साइन डाल रखा है। तो जनरल टर्म मैं कैसे लिखूंगा, इसकी जनरल टर्म पहले देखो इसको लिखा करो 20C 4 20C 5 20C 6, तो मैं इसको 20C r लिख देता हूँ, समझ गए, 20C r लिख दिया। अब इसको तो चलो लिख दिया r, अब बाहर वाले को देखो, ये बच्चों 4 है ना, तो ये 2 है, तो मतलब 4 से 2 कितना कम है, 2 कम है ना, कहीं पे भी देख लो, ये 20 है तो ये कितना है 18 है, इससे 2 कम है, तो ये r है तो ये कितना है r - 2 है ना, और फिर इसके साथ एक और फैक्टर मल्टीप्लाई में है, वो एक और भी कम है, मतलब ये 1 जो है इससे 3 कम है, ये 17 जो है इससे 3 कम है ना, समझ गए। तो r - 2 की जगह क्या आ जाएगा r - 3 आ जाएगा, और बच्चों साथ में -1 की पावर r भी आएगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिव साइन है, अल्टरनेटिव साइन के साथ क्या लगाते हैं हम, -1 की पावर r। ये जनरल टर्म आ गई, तो मेरा आंसर क्या आ गया, बस इस जनरल टर्म को समीशन में बंद कर दो और ये अपना क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई, r - 2 r - 3 क्या होता है बच्चों, ए स्क्वेयर, ये हो जाएगा माइनस के 5r और प्लस में 6 हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, r² - 5r + 6 और -1 की पावर r, ये आ गया। और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है ये बताओ, r की वैल्यू देखो कहाँ से स्टार्ट होगी 4 से, और 4 5 6 कहाँ पे खत्म होगी 20 तक, ठीक है। r की वैल्यू 1 से लेके क्या है 20। अब बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है गया ये, इसमें कोई नई बात नहीं है, बस कैलकुलेशन है, देखो करते रहेंगे हम। अब मैंने कहा था ना अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, r² को अलग मल्टीप्लाई करो 20C r से, माइनस 5 तो कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दो, और r को 20C r से अलग मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये -1 की पावर r भी लगा दूंगा मैं, ठीक है, प्लस 6 को बाहर निकाल दो, और 20C r को क्या है 1 से अलग मल्टीप्लाई कर दो, और सारे के साथ में बच्चों -1 की पावर r तो लगाना ही लगाना है आपको, ये बाद में देख लेंगे हम, ठीक है। अब एक एक करके बच्चों हम सोल्व करते हैं। इस टर्म को अभी मैंने बताया था कैसे टैकल करना होता है, ये r² है, r² कैसे खत्म होता है बताओ, पहले तो 20/r लिखेंगे इसको, फिर एक कम करेंगे 20 में से, एक r में से कम करेंगे, है ना, घबराना नहीं है, लिखते जाओ बस आप। इस r को तो खत्म करना बिल्कुल आसान है ही, ये r, इसको लिख दो 20/r, और ये हो जाएगा 19C r - 1 और -1 की पावर r। अभी देखना आप वहीं पहुंच जाओगे जो अभी मैंने 3 आपको वैल्यू निकाल के दिखाई थी, बोलो ये हो गया। अच्छा अब एक आर तो कट गया, ये 20 आ गया बाहर, एक आर कटा है भी तो, लेकिन एक तो बाकी है ना। अभी मैंने बताया था इसको तो चेंज कर नहीं सकते, तो इस आर को क्या लिखते थे r - 1 r+1, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ना, ये सेम लिख दो, और -1 की पावर r है, चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये 20 भी बाहर ले आओ, और ये r से r कट गया, ये 19C r-1 -1 की पावर r, और ये सब कुछ बच्चों अभी हमने सोल्व की थी, ये सारी वैल्यू देखो अभी आपको याद आ जाएगी। अब आप बताओ,
अब हम क्या करेंगे, देखो ये 20 नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ मैं, इसका आंसर क्या आ गया देखो 20, और इसको r-1 को इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करो, 1 को अलग मल्टीप्लाई करो, है ना, ये तो करते हैं, तो क्या आएगा फिर बताओ, r-1 और 19c r-1 तो मैंने अलग कर दिया। अच्छा ये 20 फिर सबके साथ होगा, 20 इस 1 के साथ भी होगा फिर, तो ये क्या हो जाएगा फिर प्लस 20, और ये 1 इंटू क्या हो गया 19c r-1, ये तो समझ गए। अब नेक्स्ट टर्म देखो, -25 जा कितना होता है 100। अब आप खुद ही देख रहे हैं ना कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करते हैं, नहीं होगा एग्जाम में ये क्वेश्चन सोल्व, है ना। 19c r-1, 19c r-1, और मैं एक चीज जो इग्नोर कर रहा हूँ वो क्या है बच्चों, -1 की पावर r, वो तो अंडरस्टूड है सभी के साथ आनी आनी है ना, क्योंकि इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है ना लेंथी हुआ है। अच्छा ये तो बच्चों क्या है, प्लस में 6 × 20c r और -1 की पावर r, -1 की पावर r, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये r इसको फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को, ये r-1 है तो इसको 19/r-1 और 18c r-2 लिखना पड़ेगा, आप समझ ही गए है ना। और देखो ये सेम है बच्चों, ये और ये सेम है, अंदर अंदर वाली चीज, तो +20 माइनस के कितने हैं बच्चों 100, +20 -100 को मैं एक साथ ही -80 लिख दूं, 19c r-1 और -1 की पावर r, प्लस इसको चलने दो। अब ये चीज बच्चों वहां पहुंच गई जो मैंने तीन चीजें आपको भी निकाल के दिखाई थी, देखो r-1 कट गया, 20 × 19 तो बाहर करो, और ये आप पहुंच गए 18c r-2 पे, और -1 की पावर r, और -80 × 19c r-1 पे। और अब बच्चों आपको एग्जाम में क्या करना पड़ता है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है इन तीन टर्म को। कौन कौन सी तीन टर्म, देखो ये वाली, ये वाली और ये वाली, और जो पीछे मैंने तीन क्वेश्चन आपको सोल्व कराए ना ये वही है। ये कितना आ गया 380, ये कितना था बोलो, ये कितना आया था आंसर आपको याद है क्या, 17 आया था क्या शायद, देखो एक बार मैं पीछे पलट के देखता हूँ, ये 17 आया था, फिर 153 आया था, ये आया था बच्चों क्या 17, ये आया था 153, और ये आया था 969, ये आ गया। बस इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर वो निकाल लो। पहले तो मेरे को ये दिख रहा है 17 कॉमन आ रहा है, देखो 17 ये भी है, इससे ये भी डिवाइड हो रहा है तो वो पक्का होगा, 17 कॉमन ले लो, है ना, थोड़ा तो छोटा करो, ये 17 9 जा होता है, और इसको 17 से डिवाइड करो, 17 5 जा और 17 7 जा, ये आ गया। और भी कॉमन ले सकते हो बट कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, इतना ही कर दो, 380 -720, और 57 को 6 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42 4, और ये 342 आ गया है ना, 342, तो 380 और 342 को ऐड करके देखना, 722, 722 में से 720 गए कितना आ गया 2, तो 17 2 जा कितना आ गया बच्चों 34, 34 इस क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक तरीका तो ये था जिसके अंदर मैंने क्या किया, वही बेसिक मेथड मेरा, जनरल टर्म लिख के समीशन अप्लाई करके मैंने सोल्व कर दिया, लेकिन एक बाइनोमियल कोफिशिएंट के अंदर बच्चों डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है ना, तो डिफरेंशिएशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको और समझा देता हूँ। देखो पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, जैसे एक्सपेंशन लिखा करो आप 1 + x की पावर n, है ना, कब, जब सारे साइन क्या हो सेम हो, अगर अल्टरनेट साइन हो जैसे इसमें है तो आप 1 - x की पावर क्या लिखा करो n, और n की जगह यहाँ पे क्या लिख दो बच्चों 20, है ना, तो 1 - x की पावर 20 को ओपन करो, 20c0, फिर माइनस आएगा ना बीच में 20c1 x की पावर 1, फिर प्लस आता है 20c2 x की पावर 2, फिर माइनस आएगा 20c3 x की पावर 3, और चलता रहेगा लास्ट में बच्चों 20c20 और x की पावर क्या आ जाता है 20। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब बच्चों जब भी आपको इन बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ कुछ नंबर्स चाहिए मल्टीप्लाई में, जैसे देखो इस क्वेश्चन में यही तो था ना, हमें नंबर्स चाहिए थे, 20c4 के साथ 2 × 1 चाहिए, इसके साथ 3 × 2 चाहिए, इसके साथ 18 × 17 चाहिए, तो आप क्या करते हो बच्चों डिफरेंशिएशन करते हो, है ना। डिफरेंशिएशन क्यों करते हो, ताकि ये जो पावर है ये पावर आगे आ जाएगी, देखो अब दोनों तरफ क्या करो डिफरेंशिएट करो, मैं बिल्कुल बेसिक मेथड आपको बता रहा हूँ ताकि आगे आने वाले हर क्वेश्चन में आप उसको अप्लाई कर सको। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट है 0, ये 20c1 x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 2x, तो 2 × 20c2 × x, और फिर x क्यूब का 3x², 20c3, और ये क्या हो जाएगा x², और लास्ट में बच्चों चलते चलते 20 × 20c20 और x की पावर क्या आ जाएगी 19। अब देखो मेरे को लास्ट में मान लो कुछ एक्सप्रेशन निकालनी हो तो मैं x को क्या पुट कर दूंगा 1, तो ये x वाली टर्म सारी गायब हो जाएगी और मेरा आंसर आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखना, यहाँ पे बच्चों 20c20 के साथ आपको क्या चाहिए, अगर 20 तो सीधा डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पता है
20C20 के साथ आपको जो है ना वो 18 और 17 चाहिए। क्या चाहिए? 18 और 17। तो आपको 20 है तो 18 चाहिए, मतलब 20 नहीं चाहिए। तो पता है दो कम चाहिए। एक बात बताओ, यहाँ x की पावर 19 की जगह x, सुनते रहना मेरी बात, x की पावर 19 की जगह x की पावर 18 बना दूं अगर मैं, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो बताओ ये 18 नहीं आ जाएगा? फिर आप कहोगे सर फिर 18 आ गया तो 17 कहाँ से आएगा? फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, समझ गए? दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन पहले स्टार्टिंग में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना आपको। पहले बच्चों इसकी पावर को क्या करना है? दो कम करना है। क्या करना है बच्चों? दो कम। अब वो दो कम कैसे करोगे? दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके। इस सभी टर्म को बच्चों एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे? किसी भी मेथड से चले जाना। ये क्वेश्चन क्या है? लेंथी है, ठीक है। और ये पहले बच्चों को करवाते थे जब बाइनोमियल कोफिशिएंट के क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा आते थे पेपर के अंदर, है ना, 2018 19 20 तक। तो बस ये पैटर्न है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देता हूँ। मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस एक्स की पावर 20। तो ये क्या होता है? 20C0। और माइनस में क्या हो जाएगा फिर बताओ? 20C1 इंटू एक्स प्लस 20C2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 20C3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 20C4। मैं चार पांच टर्म लिख के दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। और लास्ट में प्लस 20C20 और x की पावर बच्चों क्या आ गई? 20। अब मैंने आपको बताया कि हमें 18 चाहिए कम से कम पावर, तो 20 है तो इसको एक्स स्क्वायर से क्या कर दो? दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ठीक है। दोनों तरफ मैं बच्चों एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ हर एक टर्म को, ऐसे एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, बस बिना सोचे दोनों तरफ बच्चों डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैलकुलेशन से नहीं डरना। कैलकुलेशन से डरोगे तो बच्चों मैथ आपके लिए सब्जेक्ट बना ही नहीं, है ना। कैलकुलेशन तो मैथ में करनी ही करनी पड़ेगी, तो पार्ट है। अब इसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है बताओ? कैसे करोगे? u बाई वी से ही करना पड़ेगा, और तो कोई मेथड है ही नहीं। तो इसका स्क्वायर, ये सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 20 आगे आएगा, और 1 माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 19। और फिर 1 माइनस एक्स का भी करना पड़ेगा ना, ये हो गया। और फिर बीच में साइन क्या आता है? माइनस। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे और 1 माइनस एक्स की पावर 20 को क्या लिखोगे बच्चों? सेम लिखोगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक? अच्छा अब ये देखो, ये 20C0 वगैरह को लिखना है, साथ में छोड़ना नहीं है ना। 20C0 लिख दो। 1 बाई एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होता है? ये एक्स की पावर -2 तो है, तो पावर आगे आएगी और एक्स की पावर क्या हो जाएगी? -3। यानी कि इसको लिख दूं -2 बाई एक्स की पावर 3, इसका डेरिवेटिव आएगा। फिर एक्स से एक पावर तो कट गई, 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव बताओ कितना होता है? -1 बाई एक्स स्क्र, है ना। तो ये -20C1 तो लिख ही दो, और इसका डेरिवेटिव ये होता ही है। फिर ये एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कट गया, है ना, तो क्या बच गया? 20C2 बच गया। देखो ध्यान से, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र बच गया, कांस्टेंट टर्म है ना। फिर उसका डेरिवेटिव भी तो लिखोगे ना, जीरो, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। मैं लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर ये क्या है? 20C3। एक्स क्यूब को एक्स स्क्र से डिवाइड करोगे, एक्स बच गया, उसका डेरिवेटिव कितना होगा? 1। फिर बच्चों 20C4, और ये कितना हो गया? एक्स स्क्र का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x। और लास्ट में बच्चों कितना हो जाएगा? ये एक्स की पावर 18 है ना, तो 20C20 और 18 आगे आएगी, और x की पावर कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। अब बताओ, इतनी बात समझ आ गई? अब बच्चों आपको क्या करना है? अगेन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट अगेन। अब समझना मेरी बात। आप कहते हो कि सर ये जो राइट हैंड साइड है ना, इसको तो डिफरेंशिएट चलो फिर भी हम कर भी देंगे, बट लेफ्ट हैंड साइड को देख के डर लग रहा है ना, इसको कौन डिफरेंशिएट करेगा दोबारा, है ना। एक बार ही मुश्किल होगी, दोबारा कैसे करें? बट मैं कहता हूँ बच्चों, करना तो पड़ेगा, उसका तो कोई ऑल्टरनेट है नहीं, बट करना भी पड़ेगा और करना भी नहीं है। मतलब कि करना तो पड़ेगा लेकिन करना नहीं है। कैसे? आप ये बताओ, डिफरेंशिएशन करने के बाद का स्टेप सोचो ना, क्या पुट करोगे? एक्स को 1 पुट करोगे। क्यों? क्योंकि इधर तो देखो एक्स कहीं है ही नहीं, एक्स को तो खत्म करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद बच्चों, आफ्टर डिफरेंशिएशन, हम x को क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे, है ना। x को जैसे ही 1 पुट करोगे तो ये 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0। और एक बात सोचो, दोबारा इसका एक बार और बच्चों डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आपको नहीं लगता कि न्यूमरेटर की हर टर्म में 1 माइनस एक्स तो आएगा? क्योंकि बच्चों पावर देखो ना कितनी बड़ी है, 19 पावर है। एक कम भी हो जाएगी तो 18 हो जाएगी, ये एक कम भी हो जाएगी तो 19 रहेगी, तो मतलब रहेगी तो पक्का ना। इसका मतलब ये है कि इसका बच्चों जब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट, एंड लास्ट में मैं x को बच्चों 1 पुट करूंगा, तो मेरा इस साइड का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। समझ गया? बस ये इसमें कैच था। तो अब आप क्या करो अगले पेज पे, 0 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ बच्चों? डिफरेंशिएट एंड पुट x इज इक्वल टू 1। राइट हैंड में तो मैं x को 1 बाद में पुट कर दूंगा, बट लेफ्ट में मैंने साथ में पुट कर दिया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो ये क्या है? 20C0 और -2 बाई ये -3 ऊपर जाके, ये -2 इंटू -3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। तो
तो ये क्या बनेगा आपका 6/x⁴ ये बनेगा। अच्छा ये भी माइनस माइनस ये क्या लिख दूँ मैं, प्लस लिख दूँ 20c1 और x⁻−2 का -2/x⁻3 मैं लिख रहा हूँ सारी टर्म, कोई बात नहीं। और ये तो जीरो है ही, 20c2 इंटू बच्चों क्या है 0, 20c2 इंटू क्या है 0। और फिर क्या आ गया अपना देखना 20c3 माइनस के 20c3 और ये भी तो क्या आएगा 0 ही आएगा ना, -20c3 इंटू 0। और फिर बच्चों प्लस 20c4 और ये क्या आएगा फिर 20c4 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा है ना, ये आ गया 2। और फिर लास्ट में चलते चलते बच्चों क्या था देखो, लास्ट में क्या टर्म थी अपनी 18 इंटू 18, लास्ट में क्या आएगी 18 और x⁻17 का डेरिवेटिव ये, और साथ में क्या था बच्चों 20c20। और अब इसमें x को क्या पुट कर दो बच्चों 1, x को 1 पुट करो तो 20c0 इंटू 6/1 और माइनस में 20c1 और x को ऊपर तो 2 है ही और x को क्या पुट कर रहा हूँ 1 और ये सब तो 0 हो जाएंगे ना। और ये क्या होगा फिर बताओ 20c4 और इंटू में क्या आ गया 2, ऐसे चलता रहेगा ये लास्ट में। और ये 18 इंटू 17 इंटू 20c20। अब आपको चाहिए क्या, ये इधर तो क्या है बच्चों 0, आपको कहाँ से सीरीज स्टार्ट चाहिए थी देखो 20c4 से चाहिए थी है ना। और ये देखो आ गई ये 20c4, ये 20c4 और वो 2 था ना, तो 2 है तो ये 2 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, मतलब कि ये आपके क्वेश्चन का बच्चों आंसर है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है आंसर है। तो ये 2 टर्म एक्स्ट्रा है ना, इसको मैं उधर शिफ्ट कर लूंगा कोई बात नहीं, ये 1 होता है, ये क्या बन गया 6, ये 20 इंटू 2 कितना होता है 40 और ये क्या है बच्चों आंसर। ये -34 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर अपना बच्चों 34। देखो डिफरेंशिएशन करके थोड़ा सा इजी है बट सोचना मुश्किल है। ये क्वेश्चन वो बच्चा कर पाएगा जिसने स्टार्टिंग से बाइनोमियल कोफिशिएंट के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं, क्योंकि उसको मेथड पता है कि पावर को अगर मान लो मेरे को 19 लेके आना होता तो मैं दोनों तरफ क्या करता बच्चों x से डिवाइड करता, मेरे को 17 लेके आना होता 17 और 16 तो मेरे को दोनों तरफ x³ से डिवाइड करना पड़ता है ना, ये प्रोसेस था। तो ये बाइनोमियल थ्योरम के बच्चों क्वेश्चन सिर्फ 12 नहीं है, इनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन एटलीस्ट जो बाइनोमियल कोफिशिएंट के हैं वो तो आपको अच्छे से तैयार बच्चों करके ही जाने हैं।